करने की चमक तो खत्म हुई ही, एक भ्रष्टाचार से अलग होने की छवि जो थी वो भी पिछले कुछ समय से खत्म हुई है। ठीक है। तो उसका नतीजा कुल मिला के ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है वो तो आज भी उनके साथ है, जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ी का है, कुछ मायने में औरतें हैं, वो साथ हैं, लेकिन बाकी जो जुड़े थे पिछले 5-10 साल में वो सब छिटक गए हैं वापस। ठीक है, लेकिन योगेंद्र सर, इनके सर आप भी कुछ पूछेगा, मैं आऊंगा सर आपके पास भी, लेकिन योगेंद्र सर, आम आदमी पार्टी की इस हार को लोकतंत्र में विपक्ष की ताकत के लिहाज से आप किस तरीके से आंकेंगे? क्योंकि ये कहा जाता था, माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने की जो कुव्वत है वो आम आदमी पार्टी में है, बाकी विपक्ष के कई राजनीतिक दलों के मुकाबले। बीजेपी का विरोध करने का एक मॉडल आम आदमी पार्टी पेश कर रही थी, कह रही थी कि कांग्रेस जैसी पार्टियां गलत काम कर रही हैं, ये देखो ये तो सेकुलरिज्म का सहारा ले रही हैं, सेकुलर बनोगे तो डूबोगे इस देश के अंदर। आप बीजेपी की ही लाइन पे चलते हुए बीजेपी का मुकाबला कीजिए, बीजेपी के चौखटे के अंदर जाके इसी लक्ष्मी, सरस्वती और जय हनुमान हम भी करेंगे, चुनाव के लिए, चुनाव से बाहर करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चुनाव के लिए ये सब करेंगे। और जैसा मैंने कहा, रोहिंग्या के सवाल पे बीजेपी से भी ज़्यादा उछल के बोलेंगे, ये सब करने की। तो आज के चुनाव ने कम से कम ये तो साबित कर दिया है कि ये राजनीति बहुत देर चल नहीं सकती जब तक आप बीजेपी की विचारधारा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखेंगे। दीर्घ काल में इससे आप काम नहीं ले सकते। इसने ये भी दिखाया है कि अगर बीजेपी का विपक्ष पूरी तरह से डिवाइडेड रहेगा तो बहुत देर टिक नहीं सकता। हालांकि ये बात जरूर कहनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में 100% कभी भी नहीं थी। लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में उनका गठबंधन नहीं था, और मतलब थे लेकिन केवल हाशिए पर ही थे। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी का हारना इंडिया गठबंधन के लिए उतनी बड़ी चैलेंज नहीं है। एक मायने में दरअसल कांग्रेस जैसी पार्टियां हो सकता है सुकून लें, क्योंकि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में हार गई, हरियाणा में हार गई, और अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत जाती तो फिर ये ऐसा सोचा जाता कि ये देखिए कुल मिला के केवल कांग्रेस की प्रॉब्लम है। अब हमें दिख रहा है कि पूरे विपक्ष के लिए एक चुनौती है, और एक बड़ी और गहरी चुनौती। ठीक है, एनके सर आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। एनके सर। योगेंद्र जी, आमतौर पे आपकी इमेज है कि आप पॉलिटिक्स में रहते हुए भी पॉलिटिक्स के दोषों से, गुणदोषों से परे हैं और बड़ा स्पष्ट एनालिसिस करते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि जब पहला दौर था, जब उन्होंने अपने बजट का जो उस ज़माने में 25,000 करोड़ का होता था, जब शुरू में अरविंद केजरीवाल आए थे, तो बजट का 25% हेल्थ में और 15% एजुकेशन में, इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ। जब 5 साल उन्होंने बहुत अच्छी डिलीवरी की और राहत भी दिया, रेवड़ियाँ भी दी, तो उससे जनता मुतासिर हुई, जिसकी वजह से बीजेपी ने हमला और तेज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि केंद्र में बीजेपी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका, और भारत के संविधान का आर्टिकल 239AA, इस तरह एक कच्चा, एक इतना खराब संविधान है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें पाने के बाद भी कोई अधिकार नहीं एक चपरासी भी अपॉइंट करने के। तो इसकी वजह से जो हमले हुए, उसने अरविंद केजरीवाल को क्रिपल कर दिया, जिससे वो डिलीवरी नहीं कर पाए। हाँ, एक करप्शन वाला जो मुद्दा था वो चिपका, बीजेपी सक्सेसफुल रही और वो सही था भी। तो क्या ये भूल रहे हैं आप कि इस एनालिसिस में बीजेपी का जो विंडिक्टिवनेस था, जिसने अरविंद केजरीवाल के पार्टी को 61 सीटों के बावजूद क्रिपल कर दिया, इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल डिलीवर नहीं कर पाए। योगेंद्र सर। एनके सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैंने बार बार कहा है, यहाँ भी दोहरा देता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि सेकेंड टर्म में ही नहीं, पहले टर्म से ही एलजी की भूमिका दिल्ली में बेहद असंवैधानिक रही है। एलजी ने बिल्कुल बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया है, और इस वाले एलजी ने तो सारी हद ही क्रॉस कर दी है जब से ये आए हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार को एक तरह से संवैधानिक रूप से दिल्ली में 1/3 शक्तियां तो हमेशा ही केंद्र सरकार के पास रही हैं कानूनी रूप से, लेकिन अवैधानिक, असंवैधानिक तरीके से और 1/3 शक्तियां दिल्ली सरकार की छीन ली गई, और उसके काम पे तमाम तरह की रोक लगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका भी बहुत
निष्पक्ष नहीं रही है। जिस तरह का उन्होंने नोटिस दिल्ली सरकार को दिया, कल जो एलजी ने काम किया, ये सब कोई निष्पक्षता के मायने नहीं है। सवाल ये है कि इससे दिल्ली के वोटर पे क्या असर पड़ा। आपको ध्यान होगा एक बहुत लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार होती थी। सरकार दिन रात कहती थी केंद्र सरकार हमारे खिलाफ है, और केंद्र सरकार हमारे खिलाफ है ये कहने से उसके वोट बढ़ते थे, उसके घटते नहीं थे वोट। क्या इससे आम आदमी पार्टी का काम क्रिपल हुआ और उसकी वजह से जनता विमुख हुई? मुझे लगता है इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से 2-3 चीज़ें रही। पहला, आप भी जानते हैं एनके सिंह जी, और इस बात को ईमानदारी से कहना चाहिए कि ये जो लिकर स्कैम है ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये स्कैम था। अब इस स्कैम में डायरेक्टली अरविंद का, मनीष का हाथ है कि नहीं है वो एक अलग सवाल है, इसको कोर्ट तय करेगा। लेकिन स्कैम तो हुआ था और जनता को ये चीज़ पता लग जाती है। और ये जो शीश महल वाली बात है, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री भी ऐसे काम करते हैं, वो मीडिया दिखाता नहीं है, लेकिन एक ईमानदारी के प्लैंक के ऊपर सत्ता में आने वाला मुख्यमंत्री ये काम करता है, जनता की आंख में ये चीज़ें खटकती हैं और फिर बीजेपी के पास क्षमता है उस बात को बार बार दिखाने की, 100 बार दिखाने की। बिल्कुल, ये गलती हुई। दूसरा, एलजी जो कर रहा था उसका एक अलग तरीके से मुकाबला करने की बजाय आम आदमी पार्टी ने उसको हर दिन का ड्रामा बना दिया और दिल्ली की जनता एक तरह से उससे त्रस्त हुई, क्योंकि एलजी की तरफ से एक तरफा पॉलिटिकल व्यवहार हो रहा था, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी? ये सवाल है जिस पे हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन योगेंद्र सर, आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ तो वो सिर्फ दिल्ली के मतदाताओं की आशा और उम्मीद नहीं थी, देश के एक बड़े तबके की आशा और उम्मीद थी कि देश में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आ रहा है। आज की जो टैली है, आपको लगता है कि उन तमाम उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है? अभी आएंगे फिर। देखिए, खाली टैली के आधार पे झटका नहीं है। टैली के आधार पे तो इतनी बात है कि लोकसभा चुनाव के 15% वोट जो पलट के बीजेपी से आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते थे, वो 15 की बजाय इस बार 6-7 हुए हैं। अपने आप में टैली 2 चुनाव, तीसरे चुनाव में 25 सीट आपको आ जाए, लगभग उतनी ही सीटें जो कि 2013 में आम आदमी पार्टी को आई थी, तो तकनीकी आंकड़ों की दृष्टि से बहुत ख़राब नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब मैं आगे देखता हूँ और इसके परिणाम देखता हूँ, इनके सिंह जी बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि जो लोग आम आदमी पार्टी की टिकट पे जीत के आए हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी में टिकेंगे बावजूद इसके कि वो सत्ता में नहीं है, जबकि बीजेपी की तरफ से हर तरह की तिकड़म खेली जाएगी साम दाम दंड भेद पार्टी को तोड़ने के लिए, तो वो कितनी टिक पाएगी? गुजरात में आम आदमी पार्टी अपनी सफलता दोहरा पाए, ये मुझे संभव नहीं लगता। तो ले देकर दारोमदार केवल और केवल पंजाब पे आ जाएगा कि पंजाब में कैसे टिके, और पंजाब से बहुत अच्छे संकेत नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। तो कुल मिला के इस देश में जो वैकल्पिक राजनीति की एक संभावना खड़ी हुई थी आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले, उस संभावना को झटका लगा है। और उसके लिए बीजेपी की तिकड़म, बीजेपी की आक्रामकता, बीजेपी की असंवैधानिक